हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फिफ्थ के पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फिफ्थ के भी सभी स्टूडेंट्स जो मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, हर यूनिट में से टॉपिक वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। अब यूनिट वाइज देख लेते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। तो यूनिट वन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है वो है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मनुज पॉलिटिकल फिलोसफी। जो मनु की राजनीतिक दर्शन है उनकी मूल अवधारणा क्या है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मनुज पॉलिटिकल फिलोसफी इज धर्म। जो मनु की राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय अवधारणा है वो क्या है, धर्म है। धर्म रेगुलेट सोशल कंडक्ट, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड जस्टिस। मनु का मानना है कि हमारे सामाजिक आचरण को, राजनीतिक सत्ता को और न्याय को कोई नियंत्रित करता है तो वो कौन करता है, धर्म ही करता है। इट एंश्योर्स ऑर्डर, मोरलिटी एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी एंड द स्टेट। और राज्य के अंदर और समाज के अंदर ऑर्डर यानी व्यवस्था बनाए रखने का काम, नैतिकता बनाए रखने का काम और स्थिरता बनाए रखने का काम कौन करता है, धर्म ही करता है। तो मनु ये कहते हैं कि ये जो धर्म है किसी भी समाज में और किसी भी राज्य के अंदर एक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है और नैतिकता को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मनुस्मृति। तो हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि मनु की पुस्तक का नाम क्या है, मनुस्मृति। ठीक है, मनु की पुस्तक का नाम क्या है, मनुस्मृति। अब मनुस्मृति की प्रकृति क्या है, थोड़ा उसको स्पष्ट कीजिए। तो मनुस्मृति इज ए सोशियो एथिकल कोड रादर देन ए प्योर पॉलिटिकल टेस्ट। ठीक है, अब मनुस्मृति को आप क्या नहीं कह सकते, मनुस्मृति को केवल आप एक राजनीतिक टेक्स्ट नहीं कह सकते, एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं कह सकते, बल्कि ये तो एक सामाजिक नैतिक संहिता मानी जाती है। इट कंबाइंस रिलीजन, मोरलिटी, लॉ एंड गवर्नेंस। अब इसके अंदर किन किन चीजों का समन्वय है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में धर्म की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है और शासन की बात की गई है। तो इन सभी चीजों का समन्वय आपको मनुस्मृति के अंदर दिखाई देता है। इट्स एम इज टू एस्टेब्लिश ए डिसिप्लिन्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन द धर्म। और मनुस्मृति का लक्ष्य क्या है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो कैसा समाज हो, अनुशासित समाज हो और किस पे आधारित हो, वो धर्म पर आधारित हो। तो एक धर्म पर आधारित अनुशासित समाज का निर्माण करना ही मनुस्मृति का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द वर्णा सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मनु। मनु के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था क्या थी उसको थोड़ा सा समझाएं। तो मनु डिवाइडेड सोसाइटी इन द फोर वर्णास। ठीक है, मनु ने क्या करा, इस पूरे के पूरे समाज को चार वर्णों के अंदर विभाजित किया। लेकिन ये वर्ण किस आधार पर विभाजित की गई, ड्यूटीज एंड फंक्शंस, कर्तव्य और कार्यों के आधार पर। तो कर्तव्य और कार्यों के आधार पर मनुस्मृति में मनु ने समाज को चार वर्णों के अंदर विभक्त किया। ईच वर्ण हैड द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स टू द मेंटेन सोशल हार्मनी। और हर वर्ण जो था, ठीक है, हर वर्ण को उसके जो कार्य थे वो करने थे ताकि क्या हो सके, एक सामाजिक समन्वय को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो जो जितने भी वर्ण बनाए थे उन्होंने मनुस्मृति में चार वर्णों का जिक्र किया था। तो चारों के चारों वर्णों के क्या थे, अपने अपने कार्य थे। और अगर वो अपने अपने कार्य करते हैं तो उससे सामाजिक समरसत्ता बनी रहती है। द सिस्टम वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द गुणा एंड कर्मा। और ये जो वर्ण व्यवस्था की गई थी ये गुण और कर्मों के आधार पर की गई थी। ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनु सोशल सिस्टम। मनु की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी प्रमुख आलोचनाएं क्या होती है। मनु सिस्टम लेटर बिकेम रिजिड एंड बर्थ बेस्ड। तो मनु ने तो कर्म के आधारित व्यवस्था की थी, लेकिन मनु के जाने के बाद में, मनु के बाद में जो समय आया उसमें ये जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी ये और भी ज्यादा कठोर हो गई और कैसी हो गई, जन्म आधारित हो गई। ठीक है, तो वर्ण जो थे, जो मनु के अनुसार कर्म पे आधारित थे, वही वर्ण आगे चल करके जन्म के ऊपर आधारित हो गए। इट प्रोमोटेड इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर वर्णास। और इससे किस चीज को बढ़ावा मिला, जो लोअर वर्णास थे, जो कमतर वर्णास थे, जो निम्न वर्ण के लोग थे, उनको समाज में भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। दिस सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मॉडर्न आइडियाज ऑफ द इक्वलिटी एंड जस्टिस। और ये जो वर्ण व्यवस्था लागू हो गई जो जन्म के ऊपर आधारित थी, जिससे समाज के जो निम्न वर्ण थे उनके साथ भेदभाव और असमानता का बर्ताव किया जाने लगा, वो आज के वर्तमान के जो विचार हैं समानता और न्याय, उनसे ठीक विपरीत प्रतीत होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द मनुज थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मनु ने जो राज्य की उत्पत्ति है उसका क्या सिद्धांत बताया है। तो मनु बिलीव्ड दैट द स्टेट इमर्ज्ड ड्यू टू द मोरल डिक्लाइन इन द सोसाइटी। मनु का ये मानना था कि भैया इस राज्य का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि समाज का जो था वो क्या हो गया, नैतिक पतन हो गया। समाज का नैतिक पतन हो गया, इसीलिए राज्य की जरूरत पड़ी। ग्रीड एंड कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉयड द सोशल हार्मनी। जो जनता थी उनमें लालच हो गया और विवाद आपस में बढ़ गए, जिससे पूरी की पूरी जो सामाजिक समरसत्ता
व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था टूट गई। टू रिस्टोर ऑर्डर पीपल अपॉइंटेड ए किंग। और इसीलिए एक समाज के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य में पूरी की पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने किसको चुना? लोगों ने एक राजा का चयन किया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिवाइन कंसेप्ट ऑफ किंगशिप इन मनु's थ्योरी। जो मनु की राजत्व का दैवीय स्वरूप क्या है? तो मनु रिगार्डेड किंग एज ए गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्थ। मनु ये कहते हैं कि राजा जो है वो डायरेक्टली क्या है? इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो मनु ये मानते हैं कि राजा जो है वो इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। द किंग्स ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट धर्मा एंड डिलीवर जस्टिस। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना और न्याय देना। हिज अथॉरिटी वॉज सेक्रेड बट बाउंड बाय द मोरल लॉ। राजा की जो अथॉरिटी है, राजा की जो सत्ता है, वो दैवीय भले ही हो, लेकिन फिर भी वो किसके अधीन है? धर्म के अधीन है। ठीक है, नैतिकता के अधीन है। राजा को नैतिक नियमों से ही कार्य करना होगा। हु वॉज कौटिल्य? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज कौटिल्य एंड वाई इज अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट? कौटिल्य कौन थे और अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट, यानी जो अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौटिल्य के ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कौटिल्य वॉज ए ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर एंड ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हुआ करते थे कौटिल्य, और उसके साथ ही वो अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं। द टेक्स्ट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का व्यवस्थित अध्ययन हमें करने को मिलता है। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, उस अर्थशास्त्र के अंदर पूरे के पूरे प्रशासन, पूरी की पूरी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक बिल्कुल ऑर्डरली क्रम में सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी उसमें आपको देखने को मिलती है। इट इज ए रियलिस्टिक गाइड टू द गवर्नेंस, और यथार्थवादी शासन की मार्गदर्शिका इसको माना जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द सप्तांग थियरी ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था वो क्या था? तो अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य द स्टेट कंसिस्ट ऑफ द 7 एलिमेंट। कौटिल्य का ये मानना था कि राज्य जो होता है उसके कितने 7 तत्व होते हैं, 7 तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। किंग, मिनिस्टर्स, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्म्स एंड अलाइज। ठीक है, आपको याद रखने हैं कि 7 तत्व कौन कौन से थे? 7 तत्व हो गए आपके, पहला राजा हो गया, दूसरा उसके मंत्री हो गए, तीसरा आपका जनपद यानी आपका साम्राज्य होगा, चौथा आपका किला हो गया, पांचवा आपकी ट्रेजरी हो गई, छठी आपकी आर्मी हो गई, और सातवां आपके मित्र हो गए। तो इन 7 तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है, कौटिल्य का ऐसा मानना था। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट डिपेंड्स ऑन द हार्मनी अमॉन्ग दीज एलिमेंट्स। और आपके राज्य की शक्ति इस पर निर्भर करेगी कि इन सातों के सातों तत्वों में कितना ज्यादा समन्वय है। यानी सातों के सातों तत्वों में अगर आपसी सामंजस्य है तो आपका स्टेट उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। व्हाट क्वालिटी शुड ए किंग possess अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य? कौटिल्य के अनुसार एक राजा में गुण क्या होने चाहिए? तो कौटिल्य एम्फसाइज डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, करेज एंड द सेल्फ कंट्रोल इन ए किंग। कौटिल्य का यह मानना था कि एक राजा के अंदर अनुशासन होना चाहिए, राजा में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, राजा में साहस होना चाहिए, और राजा का आत्मनियंत्रण यानी अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। द किंग शुड वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। एक राजा को जो लोक कल्याण है या जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हिज कैरेक्टर डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट। और राजा का जो चरित्र था या राजा का जो चरित्र होगा वही ये निर्णय करेगा या उसी से ये तय होगा कि कोई राज्य कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राज ऋषि इन कौटिल्यस थ्योरी? कौटिल्य की राज ऋषि की अवधारणा क्या है? कौटिल्यस आइडियल किंग इज राज ऋषि। तो कौटिल्य का जो आदर्श राजा है ना, उस आदर्श राजा को ही कौटिल्य ने क्या कहा है? राज ऋषि कहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ द रूलर एंड सेज। अब ये जो राज ऋषि है वो एक शासक और ऋषि दोनों के गुण को रखता है। ठीक है, तो एक शासक में जो गुण होते हैं और एक ऋषि यानी जो संत महात्मा होते हैं उनके अंदर जो गुण होते हैं, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन कौन है? राज ऋषि है। ही पजेस विजडम। अब इस राज ऋषि में क्या होगा? विजडम होगी, बुद्धिमानी होगी, मोरल डिसिप्लिन यानी नैतिक अनुशासन होगा, एंड करेज यानी साहस से ये भरा हुआ होगा राज ऋषि। सच ए किंग एंश्योर जस्ट एंड स्टेबल गवर्नमेंट। और इस तरीके का राजा होगा जिसके अंदर एक रूलर यानी शासक और संत दोनों के गुण होंगे। जो राज ऋषि होगा वो क्या करेगा? एंश्योर जस्ट एंड स्टेबल गवर्नेंस। वो शासन, एक स्थिर शासन और एक न्यायपूर्ण शासन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कौटिल्याज व्यू ऑफ किंगशिप। जो राजत्व संबंधी विचार थे कौटिल्य के, वो क्या थे? तो किंगशिप इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट इन कौटिल्याज थॉट। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो किंगशिप थी, जो राजत्व था, वही किसी राज्य की आधारशिला माना जाता है। द किंग इज प्रोटेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मोरल गाइड। जो राजा है वही क्या है? समाज का संरक्षक है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक है, और वही क्या है? नैतिक मार्गदर्शक होता है। ही इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड धर्मा। और राजा किसके अधीन होता है? राजा कानून और धर्म के अधीन होकर के कार्य
करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मंडल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी थी वो क्या थी। तो मंडल थ्योरी इज कौटिल्यास थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी थी वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक्चुअली में क्या है, सिद्धांत है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो सिद्धांत है वही कौटिल्य की मंडल थ्योरी है। इट एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द फ्रेंडशिप एंड एनिमी। अब जो ये कौटिल्य की मंडल थ्योरी है, ये क्या कहती है कि पड़ोसी राज्यों के बीच में मित्रता, ठीक है, मित्रता और शत्रुता को समझाती है कि किस तरीके के रिश्ते आपके पड़ोसी राज्यों के साथ में होने चाहिए। पड़ोसी राज्य अगर मित्र है तो कैसा रिलेशन होगा, और पड़ोसी राज्य अगर शत्रु है कैसा होगा, उसी के ऊपर बेस्ड है हमारी ये मंडल थियरी। इट गाइड ए फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। और इसीलिए जो आपकी कौटिल्य की मंडल थियरी है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी जो विदेश नीति है उसके निर्धारण में बड़ी सहायक होती है। ठीक है, कंपेयर द पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ मनु एंड कौटिल्य। मनु और कौटिल्य दोनों के राजनीतिक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो मनुज अप्रोच इज मोरल एंड रिलीजियस। एक तरफ मनु क्या करता है, मनु मोरल यानी नैतिकता को और रिलीजियस यानी धार्मिकता को बढ़ावा देता है, जो किसके ऊपर आधारित है, धर्म के ऊपर आधारित है। जबकि कौटिल्याज अप्रोच इज प्रैक्टिकल एंड रिलेशनशिप। जबकि कौटिल्य की जो अप्रोच है, कौटिल्य का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल यानी व्यवहारवादी है और यथार्थवादी है। फोकस ऑन पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका जो मूल तत्व है वो क्या है, किसके ऊपर फोकस किया गया है कौटिल्य की थ्योरी में, पावर यानी शक्ति के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के ऊपर। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एथिकल एंड द प्रैग्मेटिक ट्रेडिशंस। और दोनों मिलकर के नैतिक और व्यवहारिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट में से हमारे लिए कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द मनुज थ्योरी ऑफ स्टेट एंड किंगशिप। मनु के राज्य एवं राजत्व सिद्धांत की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड इवेलुएट इट्स रिलेवेंस। कौटिल्य के सप्तांग राज्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा उसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, एनालाइज कौटिल्यास थ्योरी ऑफ द स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द सप्तांग थ्योरी एंड द कंसेप्ट ऑफ राजऋषि। सप्तांग सिद्धांत तथा राजऋषि की अवधारणा के विशेष संदर्भ में कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में इनके आने के पूरे पूरे चांसेस है। इनके लिए पीडीएफ आपके चैनल पे जो है अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को देख सकते हैं। आगे चलते हैं यूनिट सेकंड के अंदर। यूनिट सेकंड में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय वाज द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न इंडियन सोशल एंड द पॉलिटिकल थॉट। जो आधुनिक भारतीय सामाजिक चिंतन है उनके जनक के रूप में हम किसको देखते हैं, राजा राम मोहन राय को देखते हैं। तो एक समाज सुधारी थे, समाज सुधारक थे हमारे राजा राम मोहन राय। और आधुनिक जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन है उसके पायोनियर के रूप में, उसके अग्रदूत के रूप में हम राजा राम मोहन राय को याद करते हैं। ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और क्यों करी थी, ताकि हिंदू सोसाइटी का सुधार किया जा सके। यानी हिंदू जो समाज है उसमें सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ ब्रह्म समाज। जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था उसका उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज एम्ड टू रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी। जो हिंदू समाज था उसको सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यानी हिंदू समाज के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां व्याप्त थी जिनको हटाया जाना जरूरी था, और उन्हीं बुराइयों को हटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की। इट अपोज द आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, सुपरस्टिशन अंधविश्वास का विरोध किया गया, एंड प्रीस्टली डोमिनेंस। और जो पंडितों का अधिकार था, जो पुरोहितवाद था, उसका भी इस ब्रह्म समाज में विरोध किया गया। तो ब्रह्म समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध करना, अंधविश्वासों का विरोध करना, और जो पुरोहितवाद था, जो पुजारियों की पद्धति थी, मंदिर पर जिनका अधिकार था, उन्हीं का विरोध करना इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। इट प्रोमोटेड द मोनोथीज्म एंड मोरल लिविंग। अब जो ब्रह्म समाज था उसने किस चीज को बढ़ावा दिया, मोनोथीज्म यानी एकेश्वर, ईश्वर एक है, इसी चीज को बढ़ावा दिया। एंड मोरल लिविंग, और नैतिकतापूर्ण जीवन जीने पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राजा राम मोहन राय आइडिया ऑफ रेशनल रिलीजन। राजा राम मोहन राय की तर्क संगत धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो रॉय बिलीव्ड रिलीजन शुड बी बेस्ड ऑन द रीजन एंड एथिक्स। हमारे राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि आपका जो धर्म है उसका आधार क्या होना चाहिए, तर्क उसका आधार होना चाहिए और नैतिकता उसका आधार होना चाहिए। यानी आपका जो जीवन है या आपका जो धर्म है वो तर्क और नैतिकता पे आधारित होना चाहिए। ही रिजेक्टेड द ब्लाइंड फेथ एंड रिलीजन। अंधाधुंध चीजों का अनुकरण करना, यानी अंधविश्वास और रिचुअल्स यानी कर्म कांडों का उन्होंने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया। ट्रू रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिम प्रोमोट्स द ह्यूमन वेलफेयर। हमारे राजा राम मोहन राय का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो लोक कल्याण को बढ़ावा देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, हु वाज स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती वाज अ ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्मर एंड द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज इन 1987 8075। तो ये भी कौन थे? एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, यानी धार्मिक सुधारक इनको कहा जाता है। तो दयानंद सरस्वती एक धार्मिक सुधारक थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी कब? 1875 में। कहाँ करी थी? अजमेर में करी थी। ही एडवोकेटेड ए रिटर्न टू वेदास, और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने स्लोगन दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ही स्ट्रांगली अपोज द सुपरस्टिशन एंड सोशल इविल्स। उन्होंने किस चीज को जोर दिया या किस चीज का विरोध किया? अंधविश्वासों का विरोध विरोध किया, और समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उन कुरीतियों का हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। व्हाट इज मीन्ड बाय बैक टू वेदास? ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, इसका अर्थ क्या था? इट मीन्स रिटर्निंग टू द प्योर टीचिंग्स ऑफ द वेदास। हमारे दयानंद सरस्वती का मानना था कि हमें एक बार पुनः लौटना चाहिए, और कहाँ लौटना चाहिए? हमारे वेदों के अंदर जो शुद्धता, जो शुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध शिक्षा दी गई है, हमें वापस हमारे वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटना चाहिए। दयानंद बिलीव्ड लेटर प्रैक्टिस करप्टेड हिंदू बिलीव्ड लेटर प्रैक्टिसेस करप्टेड हिंदुइज्म। हमारे दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि बाद में जो प्रथाएं आई, वेदों के बाद जो संसार जिस रूप से चला, या हिंदू संस्कृति जिस तरीके से आगे बढ़ी, वहां से क्या हुआ? हमारे धर्म का स्वरूप धीरे धीरे विकृत होता गया। वैदिक प्रिंसिपल्स प्रमोट ट्रूथ एंड इक्वलिटी, और दयानंद सरस्वती का मानना था जो वैदिक सिद्धांत है वो किस चीज को बढ़ावा देते हैं? सत्य और समानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो द आर्य समाज फाउंडेड इन 1875, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सोशल रिफॉर्म एंड द रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। एक तो सामाजिक सुधार करना और दूसरा धार्मिक शुद्धिकरण करना हमारे आर्य समाज का उद्देश्य था। इट अपोज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोटेड एजुकेशन। इसने विरोध किया, आर्य समाज ने किसका विरोध किया? जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसका पूरी तरीके से विरोध किया, और शिक्षा को बढ़ावा दिया। इट एम्फेसाइज्ड इक्वलिटी एंड नेशनल अवेकनिंग। जो हमारा आर्य समाज था उसने समानता पर प्रेशराइज किया, यानी समानता को बढ़ावा दिया, और राष्ट्रीय जागरण, नेशनल अवेकनिंग यानी राष्ट्रीय जागरूकता लाने में भी इसने अपना अहम योगदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बनता है, व्हाट वाज दयानंद सरस्वती व्यू ऑन सोशल इक्विलिटी? जो सामाजिक समानता है उसको लेकर के दयानंद सरस्वती के विचार क्या थे? तो ही रिजेक्टेड द बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम। तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आलोचना की कि भैया बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम, जन्म आधारित जो जाति व्यवस्था है ना, वो पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। इक्वलिटी वाज बेस्ड ऑन द मेरिट एंड कंडक्ट। समानता किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए? आपके गुणों और आपके आचरण के आधार पर समानता को समानता इस समाज के अंदर व्याप्त होनी चाहिए। सोशल रिफॉर्म वाज एसेंशियल फॉर द नेशनल प्रोग्रेस। और अगर आपके राष्ट्र को प्रोग्रेस करनी है, आपको राष्ट्रीय प्रगति चाहिए, तो इसके लिए आपका सामाजिक सुधार जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सामाजिक सुधार करना अति आवश्यक माना गया है राष्ट्र की प्रगति के लिए, और उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज किया, और उन्होंने ये माना कि इक्वलिटी आपके गुण और आचरण की समानता के आधार पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु वाज स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ए नेशनलिस्ट थिंकर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक तो आध्यात्मिक गुरु थे, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय चिंतक भी उनको कहा जाता है। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, और कब करी थी? 1897 में करी थी। ही लिंक्ड नेशनलिज्म विद स्पिरिचुअलिटी एंड सर्विस। और ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा और सेवा के साथ जोड़ा। तो राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता और सेवा के साथ जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को जाता है। ही इंस्पायर्ड द यूथ फॉर द नेशनल रिजर्वेशन। और स्वामी विवेकानंद ने हमारे युवाओं को प्रेरणा दी, और किस लिए प्रेरणा दी? नेशनल रिजर्वेशन यानी राष्ट्रीय पुनर्जागरण करने के लिए हमारे देश के युवाओं को प्रेरित किया स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विवेकानंद आइडियाज ऑफ द स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। विवेकानंद की आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म लिंक्स नेशनल आइडेंटिटी विद द स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रीय पहचान को आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़ता है। विवेकानंद बिलीव्ड स्पिरिचुअलिटी इन इंडियाज स्ट्रेंथ। विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिकता क्या है? भारत की पूरी शक्ति किस में है? आध्यात्मिकता में ही है। नेशनलिज्म विदाउट मोरलिटी इज इनकम्प्लीट। और हमारे विवेकानंद का मानना था कि जो राष्ट्रवाद बिना नैतिकता के पूरा अधूरा है। ठीक है, तो बिना नैतिकता के राष्ट्रवाद अधूरा है, ऐसा मानना था स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विस इन विवेकानंद नेशनलिज्म? जो विवेकानंद का राष्ट्रवाद था उसमें सेवा की भूमिका क्या है? तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी वाज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू द रामकृष्ण मोशन फाउंडेड इन 1897। तो जब रामकृष्ण मिशन बनाया था उन्होंने 1897 में, उसके माध्यम से मानव सेवा को संस्थागत रूप दिया गया। विवेकानंद बिलीव्ड सर्विंग द पुअर स्ट्रेंथन्स द नेशन। विवेकानंद
विवेकानंद का ये मानना था कि अगर आप गरीब लोगों की सेवा करते हो तो इससे आपका राष्ट्र क्या होता है, सशक्त होता है। सर्विस क्रिएट्स द मोरल एंड द नेशनल यूनिटी, और ये आपकी सेवा ही है जो नैतिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। या राष्ट्रीय व नैतिक एकता को बनाए रखने का काम कौन करती है? सेवा ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द रिफॉर्मिस्ट अप्रोच राजा राम मोहन राय एंड दयानंद सरस्वती। अब राजा राम मोहन राय ने भी रिफॉर्म किया और दयानंद सरस्वती ने भी रिफॉर्म किया, तो इन दोनों के सुधार में क्या फर्क था? ठीक है, तो रॉय एम्फेसाइज्ड रैशनलिज्म एंड मॉडर्न आइडियाज। जो राजा राम मोहन राय थे वो एक तो तर्कवाद के समर्थक थे और दूसरी तरफ वो आधुनिक विचारों के समर्थक थे। लेकिन दयानंद की अगर बात की जाए तो वो वैदिक रिवाइवल, यानी वो क्या चाहते थे? वेदों का पुनरुत्थान चाहते थे। बोथ एम्ड एट सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल अवेकनिंग। हालांकि दोनों का ही एक लक्ष्य था कि सामाजिक सुधार होने चाहिए और राष्ट्र को जागरूक किया जाना चाहिए। तो राष्ट्र जागरण और सामाजिक सुधार करना दोनों का लक्ष्य था, लेकिन दोनों के तरीके अलग थे। एक तरफ राजा राम मोहन राय जहां तर्क आधारित और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, वहीं दयानंद सरस्वती वैदिक रिवाइवल चाहते थे, यानी वेदों का पुनरुत्थान चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड दीज रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूट टू द इंडियन नेशनलिज्म। इन सुधारकों ने भारतीय राष्ट्रवाद में कैसे योगदान दिया? तो दे अवेकन्ड द सोशल कॉन्शियसनेस एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट। इन लोगों ने सामाजिक चेतना और आत्मसम्मान को जागृत किया। देयर रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन्ड द नेशनल यूनिटी, और इनके द्वारा किए गए सुधारों से राष्ट्रीय एकता और मजबूत हुई। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, और इन्होंने किसकी आधारशिला रखी? जो आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद था उसकी आधारशिला रखने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है? तो सोशल रिफॉर्म रिमूव्स द इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर सामाजिक सुधार होगा तो आपके समाज से कौन सी बुराइयां चली जाएगी? असमानता और अन्याय वाली जो बुराइयां हैं वो आपके समाज से दूर हो जाएगी। इट स्ट्रेंथन्स यूनिटी एंड नेशनल कैरेक्टर, और आपका राष्ट्रीय चरित्र और आपकी एकता को मजबूत करने का काम कौन करते हैं? सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार करते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम इज इम्पॉसिबल विदाउट सोशल रिफॉर्म। आपके अगर सामाजिक सुधार नहीं है तो आपको किसी भी तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता मिल पाना असंभव है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक सुधारों का होना बेहद जरूरी है। बिना सामाजिक सुधारों के राजनीतिक स्वतंत्रता मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब सेकंड यूनिट में से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय टू द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द ब्रह्म समाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधारों को योगदान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द फिलॉसफी ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती हाईलाइटिंग द रोल ऑफ आर्य समाज इन सोशल रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म। सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद में आर्य समाज की भूमिका को रेखांकित करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, डिस्कस द स्वामी विवेकानंद आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द रामकृष्ण मिशन। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ और देखते हैं यूनिट थर्ड में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हु वाज गोपाल कृष्ण गोखले? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 जिनका जीवन काल रहा है, वाज ए मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब जब गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं के अंदर उनका नाम आता है और एक महान राजनीतिक सुधारक भी उनको कहा जाता है। ही बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। वो संवैधानिक जो उपचार थे या संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता लेने में विश्वास रखते थे। ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, वो सुधारों को एक साथ नहीं चाहते थे बल्कि धीरे धीरे सुधार के वो क्या थे? पक्षधर थे। एंड पीसफुल पॉलिटिक्स, और वो एक शांतिपूर्वक राजनीति के समर्थक थे। ही वॉज ऑल्सो द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी के मार्गदर्शक भी थे एंड फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम की जो सोसाइटी, जो संस्था थी, उसके संस्थापक भी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे वो गांधी जी के क्या थे? मेंटर यानी संरक्षक भी, मार्गदर्शक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द मॉडरेट नेशनलिज्म ऑफ गोखले। गोखले के उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो मॉडरेट नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन द रीजन, डायलॉग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसके अंदर रीजन ये तर्क, संवाद और संवैधानिक तरीकों पर वो आधारित था। तो जो उदारवादी राष्ट्रवाद है वो तर्कों पर, डायलॉग यानी संवाद पर, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यानी संवैधानिक तरीकों पर आधारित है। यानी ये सारी चीजें होनी चाहिए संवैधानिक तरीकों से। गोखले बिलीव्ड दैट द पॉलिटिकल राइट्स शुड बी अचीव्ड थ्रू द रिफॉर्म्स एंड
पीसफुल एजिटेशन। हमारे गोपाल कृष्ण गोखले का ये मानना था कि भैया आपको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, आप राजनीतिक अधिकार अपना प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन वो कैसे प्राप्त होने चाहिए? रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधारों के माध्यम से और पीसफुल एजिटेशन यानी शांतिपूर्ण आंदोलन करके उनको प्राप्त करो। ही रिजेक्टेड वायलेंस, उन्होंने हिंसा को पूरी तरीके से नकार दिया था एंड सपोर्टेड द ग्रेजुअल पॉलिटिकल प्रोग्रेस। और वो किस चीज के? वो धीरे धीरे यानी क्रमिक जो राजनीतिक प्रोग्रेस थी वो उसके पक्षधर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोखलेस फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म? ब्रिटिश उदारवाद में गोखले का विश्वास क्या था? तो गोखले बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी, रेलवेज, एजुकेशन इन इंडिया। हमारे गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि जो ब्रिटिश शासन आया उसने भारत के अंदर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन यानी आधुनिक संस्थाएं जैसे हमारी न्यायपालिका, रेलवे और एजुकेशन थी, उनकी स्थापना इंडिया में की। ही होप्ड दैट ब्रिटिश लिबरल ट्रेडिशंस वुड ग्रेजुअली ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट। उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये निश्चित रूप से धीरे-धीरे कर करके पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो क्या कर देंगे? भारत के हाथों में ही दे देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट, भारत को आत्मशासन ये दे देंगे। देयरफॉर ही सपोर्टेड रिफॉर्म्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारों का समर्थन किया, लेकिन किस तरीके से? संवैधानिक तरीके से सुधार होने चाहिए, हिंसात्मक तरीके से सुधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स धीरे-धीरे भारतीयों को भारतीय सत्ता दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज गोखले कॉल्ड द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का मेंटर क्यों माना जाता है? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का मेंटर क्यों माना जाता है? देखो, गोखले की बात करें तो गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो गोखले गाइडेड गांधी इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। जो गोखले थे, गांधी को भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन की समझ दी। इन्होंने गांधी को प्रभावित किया विथ हिज आइडियाज ऑफ मॉडरेशन। अपने उदारवादी विचारों से इन्होंने गांधी जी को प्रभावित किया। टॉलरेंस एंड सर्विस टू द पुअर। ठीक है, तो गांधी जी की उदारता, सहिष्णुता और गरीबी की सेवा का गांधी जी को महत्व सिखाया। गांधी रिगार्डेड हिम एज हिज पॉलिटिकल गुरु, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? जो गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या थी? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोखले टू ट्रेन डेडिकेटेड वर्कर्स फॉर द नेशनल सर्विस। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले ने राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु की थी। इट्स एम वाज टू प्रमोट एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड पब्लिक वेलफेयर। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुधार और जन कल्याण को बढ़ावा देना था। इट क्रिएटेड डिसिप्लिन एंड द वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। और इसने किसका निर्माण किया? मूल्यनिष्ठ नेतृत्व को तैयार किया। ठीक है, तो मूल्यनिष्ठ नेतृत्व को तैयार भी हमारी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बाल गंगाधर तिलक? ये बाल गंगाधर तिलक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक वाज ए ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। बाल गंगाधर तिलक एक महान उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और उसके साथ ही एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। ही बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन एंड मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन और प्रत्यक्ष कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, तो उनका मानना था कि जन आंदोलन होना चाहिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ और एक प्रत्यक्ष कार्यवाही होनी चाहिए। हिज स्लोगन वाज स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और उनका स्लोगन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज तिलक्स आइडिया ऑफ स्वराज? तिलक का जो स्वराज था उसकी अवधारणा क्या थी? तो तिलक बिलीव्ड दैट स्वराज वाज द नेचुरल राइट ऑफ एवरी सिटीजन इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि स्वराज जो है ना, हर भारतीय नागरिक का एक प्राकृतिक अधिकार है। ही डिमांडेड द कंप्लीट सेल्फ रूल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्होंने मांग करी, बाल गंगाधर तिलक ने किस चीज की मांग करी? कंप्लीट सेल्फ रूल, कि हमें पूर्ण आत्मशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता हमें ब्रिटिशर्स से मिलनी चाहिए। ही इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फियरलेसली अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन। और उन्होंने जनता को विदेशी शासन के विरुद्ध निर्भीक संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज महात्मा गांधी? ये महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड ए ग्लोबल सिंबल ऑफ पीस। जहां तक महात्मा गांधी की बात की जाए तो वो आंदोलन के महानतम नेताओं के अंदर उनका नाम आता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जिन नेताओं का नाम आता है उसमें महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में देखे जाते हैं एंड द ग्लोबल सिंबल ऑफ पीस। और जो पीस यानी शांति के अग्रदूत के रूप में उनको पूरे विश्व के अंदर स्वीकार किया जाता है। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड मॉरल पॉलिटिक्स। उनका विश्वास था सत्य के अंदर, अहिंसा के अंदर और मोरल पॉलिटिक्स, और ऐसी राजनीति जो नैतिकता पर बेस्ड हो उसको हमारे गांधी जी मानते थे। ही लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस थ्रू द मॉस मूवमेंट्स। और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई कैसे? जन आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा?
इन गांधीज थॉट, गांधी के विचारों में अहिंसा क्या थी? अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। तो अहिंसा से गांधी जी का अर्थ क्या था? चाहे आपके विचार हों, चाहे आपके शब्द हों, चाहे आपके कार्य हों, इन तीनों के ही माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो शब्दों, विचारों और आपके कार्यों में अहिंसा की अवधारणा होनी चाहिए, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गांधी बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट बी अचीव्ड थ्रू द मोरल मीन्स। गांधी जी का ये मानना था कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है? नैतिक माध्यमों से करनी है, नैतिक तरीकों से हमें हासिल करनी है, यानी किसी का बुरा करके नहीं करनी है, किसी के खिलाफ हिंसा करके हमें नहीं करनी है। ही कंसिडर्ड नॉन वायलेंस इज द सोल ऑफ सत्याग्रह। और हमारे गांधी जी का क्या मानना था कि सत्याग्रह की आत्मा, ठीक है, सोल ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, तो सोल ऑफ सत्याग्रह इज द नॉन वायलेंस। तो सत्याग्रह की आत्मा गांधी जी ने किसको माना? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को माना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी? गांधी जी के अकॉर्डिंग ये सत्याग्रह क्या था? तो सत्याग्रह इज द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द ट्रुथ एंड मोरल करेज। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? कि सत्याग्रह एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है अहिंसा का, जिसमें प्रतिरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है, लेकिन सत्य और नैतिकता के आधार पर, ठीक है। सत्य और अहिंसक संघर्ष के माध्यम से, अहिंसात्मक तरीकों से विरोध किया जाना ही सत्याग्रह है। इट सीक्स टू विन द ओपोनेंट थ्रू द लव एंड परसुएशंस। ठीक है, सत्याग्रह किस चीज को मानता है? सत्याग्रह प्रेम और आपसी समझ के द्वारा शत्रुओं पर जो जीत है उसको प्राथमिकता देता है। इट इज पावरफुल वेपन ऑफ पीसफुल स्ट्रगल। और अगर आपको शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष करना है तो उसके सशक्त साधनों में से एक माना जाता है हमारा सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज केशव बलिराम हेडगेवार? केशव बलिराम हेडगेवार कौन थे? तो केशव बलिराम हेडगेवार वॉज ए नेशनलिस्ट थिंकर, एक राष्ट्रीय विचारक थे, एंड द फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन 1925। याद रखना है आपको कि ये केशव बलिराम हेडगेवार ही थे जिन्होंने विश्व के सबसे बड़ी संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय सेवक संघ स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी 1925 में। ही बिलीव दैट सोशल यूनिटी एंड डिसिप्लिन वर एसेंशियल फॉर द नेशनल बिल्डिंग। और हमारे केशव बलिराम हेडगेवार का ही ये मानना था कि सोशल यूनिटी यानी कि आपकी सामाजिक एकता और आपका अनुशासन है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी सबसे पहली आवश्यकता है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए जिनको आवश्यक माना है हमारे केशव बलिराम हेडगेवार ने, वो किसको माना है? एक तो सामाजिक एकता और अनुशासन को। ही एम्फेसाइज्ड कल्चरल नेशनलिज्म, उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर बल दिया। व्हाट वाज हेडगेवार्स आइडिया ऑफ नेशनल बिल्डिंग? अगर राष्ट्र निर्माण के विचारों की बात की जाए तो उसमें उसके संबंध में हमारे हेडगेवार के विचार क्या थे? तो हेडगेवार बिलीव्ड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल यूनिटी। हमारे हेडगेवार का यह मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं है, तब तक वो पूर्ण नहीं है, जब तक आप में सामाजिक एकता नहीं होगी। ही स्ट्रेस्ड डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल कैरेक्टर। इसीलिए उन्होंने अनुशासन को बल दिया, उन्होंने संगठन पर बल दिया और उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र पर बल दिया। ही वर्कड फॉर लॉन्ग टर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आरएसएस। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के माध्यम से उन्होंने लंबे समय तक सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें गांधी जी की भूमिका क्या थी? तो महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इनटू ए मास मूवमेंट। ये गांधी जी ही थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया। ही लेड नॉन कॉपरेशन, उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ। और ये सभी नेतृत्व कैसे किए? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। हिज लीडरशिप यूनाइटेड मिलियंस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ये गांधी जी थे जिनके नेतृत्व में सैकड़ों जो हिंदुस्तानी थे वो एक हो गए थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियाज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की योगदान की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड हिज कंसेप्ट ऑफ स्वराज। बाल गंगाधर तिलक के उग्र राष्ट्रवाद तथा स्वराज की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका तथा उनके अहिंसा दर्शन की विवेचना कीजिए। तो ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूनिट 3 में से बनते हैं। इनकी ये पीडीएफ की जो आंसर की पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको वहां से उसे डाउनलोड करके इनके आंसर्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4, उसमें से यूनिट 4 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज ए जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात करें तो वो एक जूरिस्ट यानी विधिवेत्ता थे, इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री थे, सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक
एक सुधारक हुआ करते थे और इसके साथ ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भी हमारे किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशन एंड सोशल इक्वालिटी। जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने लड़ा, किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? कास्ट ऑपरेशन यानी जो जातिगत उत्पीड़न था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और सामाजिक जो असमानता थी उसके विरुद्ध हमारे बी आर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। ही डिवोटेड हिज लाइफ एस्टेब्लिशिंग द इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज में समानता लाने के लिए और सामाजिक न्याय लाने के लिए। तो एक सामाजिक न्याय से परिपूर्ण समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमारे बी आर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। व्हाट इज अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस? बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय क्या है अम्बेडकर के अकॉर्डिंग? तो अम्बेडकर बिलीव दैट द सोशल जस्टिस मीन्स इक्वलिटी, डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। अम्बेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? इक्वलिटी, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी लोगों की गरिमा हो और सभी को एक आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए समान अवसरों की उपलब्धता हो, इसी को सामाजिक न्याय कहा है अम्बेडकर ने। ही अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर भेदभाव का उन्होंने विरोध किया एंड अनटचेबिलिटी, जो अछूत या अस्पृश्यता थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। ही एम्फेसाइज्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, उन्होंने जोर दिया किस पर? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसके ऊपर हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर अम्बेडकर्स व्यू ऑन कास्ट सिस्टम? जो जाति व्यवस्था है उसको लेकर के अम्बेडकर के विचार क्या थे? तो अम्बेडकर कंसीडर्ड कास्ट एज ए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो जाति है वो एक ऐसा सिस्टम है जो किसके ऊपर आधारित है? इनइक्वालिटी यानी असमानता और अन्याय के ऊपर आधारित है। तो जाति व्यवस्था अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर किस पे? असमानता और अन्याय के ऊपर आधारित थी। ही स्ट्रांगली अपोज द बर्थ बेस्ड हायरार्की, इसीलिए उन्होंने विरोध किया जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच की जाति करते हैं या जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच की व्यवस्था हमारे समाज के अंदर है उसका उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। ही डिमांडेड द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और ये है जो हमारे भीमराव अंबेडकर ही थे, उन्होंने बल दिया, किस चीज की मांग करी? कि कास्ट जो जाति प्रथा है उसका पूरी तरीके से समापन हो जाना चाहिए इस समाज में से। ठीक है। वाई इज अम्बेडकर कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? तो अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान निर्माण के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो संविधान निर्माण समिति बनी थी, उसके हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही प्लेड ए सेंट्रल रोल इन फ्रेमिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और हमारे जो फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व हैं उनको बनाने में जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं उनका मुख्य योगदान था। ही लेड द लीगल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। और ये बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की कानूनी रूप से नींव रखी थी। नेक्स्ट है, हु वाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द ग्रेटेस्ट नेशनल लीडर एंड द फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो वो एक बहुत महान राजनीतिक नेता हुआ करते थे और वो भारतीय जनसंघ जो थे उसके वो फाउंडर यानी संस्थापक भी थे। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और यही भारतीय जनसंघ आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बना। तो एक बहुत बड़े राजनीतिक लीडर यानी नेता के रूप में इनको देखा जाता है और भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानते हैं। ही वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द नेशनल यूनिटी। वो राष्ट्रीय एकता के बहुत ही महान क्या थे? सपोर्टर थे, प्रबल समर्थक थे। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। व्हाट वाज मुखर्जीज व्यू ऑन आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 को लेकर के मुखर्जी के क्या विचार थे? मुखर्जी स्ट्रांगली अपोज द आर्टिकल 370 व्हिच गिव स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 का पुरजोर विरोध किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 370 क्या करता है? जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस यानी एक विशेष दर्जा देता है। ही बिलीव्ड इट क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी। और उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर भी अगर भारत का हिस्सा है तो इस तरीके से तो संवैधानिक असमानता होगी, क्योंकि आर्टिकल 370 एक विशेष दर्जा देता है जम्मू कश्मीर को, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। हिज स्लोगन वाज वन कंट्री कैन नॉट हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्राइम मिनिस्टर एंड टू फ्लैग्स। इसीलिए उनका यह मानना था कि भैया एक ही देश के अंदर ना तो दो संविधान हो सकते हैं, ना ही दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं और ना ही दो झंडे हो सकते हैं। ठीक है, तो कश्मीर का झंडा पहले अलग था, लेकिन हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बात को लेकर के आर्टिकल 370 का विरोध किया था। नेक्स्ट है, हु वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज द नेशनलिस्ट थिंकर एंड द फिलोसोफर। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम बात करें तो वो एक राष्ट्रवादी चिंतक थे और एक दार्शनिक हुआ करते थे। ही प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को
इस सिद्धांत को दिया था। ही एम्फेसाइज्ड द कल्चरल नेशनलिज्म एंड इंडियन वैल्यूज, उन्होंने भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये एकात्म मानववाद क्या है? तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज ए फिलॉसफी व्हिच व्यूज मैन एज ए कंप्लीट बीइंग ऑफ बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड द सोल। एकात्म मानववाद मनुष्य को शरीर मन बुद्धि और आत्मा का समग्र रूप समझता है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में क्या कहता है, मनुष्य कौन है? मनुष्य कंप्लीट बॉडी माइंड बुद्धि और आत्मा, इन तीनों का सम्मिश्रण ही क्या है? इंसान है। इट स्ट्रेस द हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल सोसाइटी नेचर एंड नेशन। ठीक है, अब वो क्या मानते थे कि यह व्यक्ति समाज प्रकृति और राष्ट्र के बीच सामंजस्य पर बल देता है। इट रिजेक्ट द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द लाइफ, ये जीवन के भौतिकतावादी दृष्टिकोण को पूर्णतया से अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य की अवधारणा क्या है? तो उपाध्याय बिलीव दैट मैन इज नॉट मेरिली एन इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल यूनिट। हमारे दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जो इंसान है वो केवल एक आर्थिक और राजनीतिक इकाई ही नहीं है। ट्रू डेवलपमेंट मस्ट इंक्लूड मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर सच्चा इंसान है तो उसका सच्चा विकास कौन सा होगा? जब वो नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होगा। ह्यूमन डिग्निटी इज द सेंटर ऑफ द सोशल सिस्टम, और हमारी पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था है वो मानवीय गरिमा पे ही केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर वाज द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एंड द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर। विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और महान राजनीतिक चिंतक थे। ही वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। एंड ही गेव द कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व, और वही थे जिन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सावरकर कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व। सावरकर के हिंदुत्व को लेकर के क्या विचार थे? तो सावरकर डिफाइंड हिंदुत्व एज ए कल्चरल एंड द नेशनल आइडेंटिटी। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। ही बिलीव्ड दैट कॉमन कल्चर हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन यूनाइट द नेशन, और हमारे सावरकर का यह मानना था कि समान संस्कृति होगी, समान इतिहास होगा और समान सभ्यता होगी तो उसको उससे राष्ट्र एकता के बंधन में बंधता है। हिंदुत्व रिप्रेजेंट द नेशनल यूनिटी एंड प्राइड, और इसीलिए जो सावरकर ने जिस हिंदुत्व को जोर दिया था, जिस हिंदुत्व पे, वो हिंदुत्व किस चीज का प्रतिनिधि करता है? राजनीतिक एकता और राजनीतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सावरकर्स रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर की भूमिका क्या थी? तो सावरकर वाज ए रिवॉल्यूशनरी हु इंस्पायर्ड यूथ टू फाइट ब्रिटिश रूल। सावरकर एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ही सफर्ड लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन सेल्यूलर जेल, और सावरकर को इसी राष्ट्रीय भावना के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कैद की सजा सुनाई गई। कहाँ पर सजा सुनाई गई? सेल्यूलर जेल के अंदर। ठीक है, सेल्यूलर जेल में उनको कारावास की सजा भी सुनाई गई। ही प्रमोटेड द मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड नेशनल अवेकनिंग, उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने में भी विनायक दामोदर सावरकर ने अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका क्या थी? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक थे। ही अपोज्ड आर्टिकल 370 एंड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने आर्टिकल 370 का पुरजोर विरोध किया और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने का भी उन्होंने विरोध किया। ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और राष्ट्रीय अखंडता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान दे दिया, यानी संपूर्ण जीवन उन्होंने राष्ट्रीय एकता को ही समर्पित कर दिया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समर्पित कर दिया। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिवर्स से देख लेते हैं। डिस्कस बी आर अम्बेडकर्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इट्स यूज ऑन कास्ट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा तथा जाति व्यवस्था तो उनके विचारों की विवेचना कीजिए। एग्जामिन द बी आर अम्बेडकर्स रोल इन द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान निर्माता के रूप में अम्बेडकर के भूमिका पर विवेचन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन नेशनल इंटीग्रेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया उसके बारे में बताएं। एंड डिस्कस द रोल ऑफ फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म प्रोपाउंडेड बाय द पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी एकात्म मानववाद क्या था, इसको बताइए। एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व एज प्रोपाउंडेड बाय द विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर ने जो हिंदुत्व की अवधारणा दी थी उसको एग्जामिन कीजिए। तो ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूनिट फर्स्ट
टेस्ट में से बनते हैं। डेफिनेटली इनमें से आपको क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर मिल जाएँगे। यहाँ पे आकर के आपकी यूनिट 4 खत्म होती है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर उस पीडीएफ में मिल जाएँगे जो हम टेलीग्राफ चैनल पर आपके लिए अपलोड कर देंगे। जैसे ही वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर पूरी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अगर 2 से 3 बार आप इन सभी क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेंगे, तो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेपर। इस पेपर में से आप आराम से क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएँगे। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने नेक्स्ट वीडियो आपके किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।